और तकरीबन 6 साल बाद फाइनली इंटरव्यू हो रहा है। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन वीपी थे जियो के। उन्होंने मुझे कहा रबी लेवल की ट्रांसमिशन करें जियो के लिए। तो आई डिड इट। दुनिया टीवी में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की प्रोडक्शन में। तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप ऑन एयर आए और प्रोडक्शन में आप क्या करेंगी, ऑन एयर विल बी मोर सूटेबल। और ये लाहौर का जो कल्चर है मीडिया का, वो जरा डिफरेंट है कराची की निस्बत। वो उतना प्रोफेशनल नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जरूर है। वहाँ पर फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है, वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। जब आप ऑन स्क्रीन होते हैं तब आपको जिस तरह से आई थिंक ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, मुझे अंदाजा नहीं था इन चीजों का। और ये इस बात का अंदाजा मुझे ऑब्वियसली लाहौर में हुआ व्हेन आई वाज इन दुनिया टीवी। लेकिन जब मैं जियो गई ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड कि वहां पर मुझे वाकई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हालांकि मैं सच कहूंगी कि मैं उस टाइम बाकी जितनी भी एंकर्स वहां पर थे सबसे जूनियर थी, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे से ज्यादा सीनियर लोग मौजूद थे, बहुत खूबसूरत लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और फिर यही कहा जाने लगा कि नहीं, स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही है, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि दुनिया टीवी में तो मैंने ये भी फेस किया था कि अगर न्यूज स्टार्ट कर ही ली है फाइनली, आई थिंक कुछ 6 महीने तक मैंने वहां पर न्यूज की ट्रेनिंग ली। और मुझसे मेरे बाद में आने वाले लोग जो थे उन्हें भी ऑन एयर कर दिया जाता था, मुझे बिठा दिया जाता था कि आपको ऑन एयर नहीं करना, आपकी स्क्रीन अच्छी नहीं, आपकी आवाज अच्छी नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, डोंट लुक गुड ऑन कैमरा एक्सेट्रा। आई थिंक जो हालात हो गए मीडिया के, पहले कोविड आ गया और कोविड के बाद भी पॉलिटिकल सिचुएशन भी इस तरह से शिफ्ट की है। फिर अब पीका एक्ट एंड ऑल दैट, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रुझान हो गया पाकिस्तान में। उस वक्त नहीं था, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही ज्यादा फोकस था। उसके बाद से सिचुएशन जिस तरह से खराब भी हुई है, या फिर आई वुड से कि डिफिकल्ट हुई है जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए, तो आई थिंक मिस तो करते हैं। लेकिन उस वक्त इंसान शुक्र भी अदा करता है कि ठीक है, सही वक्त पर सही फैसला किया। अगर वहां पर बैठे होते तो पता नहीं इस वक्त हमें भी क्या फेस करना पड़ता। न्यूज एंकर आपको वही पॉलिसी फॉलो करनी होती है जो कि आपका न्यूज चैनल फॉलो कर रहा है। और न्यूज चैनल जितने भी हैं पाकिस्तान में, वो तो आई थिंक अब सबको ही पता है, वो कोई ना कोई पॉलिसी जरूर फॉलो कर रहे होते हैं। आपका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, बजाय इसके कि आप फॉलो करते फिरें कि जी बॉसेस इसको पसंद कर रहे हैं तो फिर मैं भी उसका फैन हूँ, सीनियर्स इसको पसंद कर रहे हैं तो मैं इसका फैन हूँ। लेकिन ऐसा कल्चर बहरहाल है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है चैनल्स में। अगर आप रेटिंग के पीछे नहीं भागेंगे तो आप कैसे कॉप अप करेंगे आजकल के इतने फास्ट जमाने में। और अगर आप उनके पीछे भागेंगे तो फिर जाहिर है आप उसमें फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और वो चीजें भी कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो अगर आप एथिकली या मॉरली इस चीज को करना चाहें कि बैलेंस किया जाए या फिर इस तरह किया जाए, तो फिर मीडिया बंद हो जाएगा ना। आपके कितने चैनल्स ऐसे बंद हो जाएंगे। जो चैनल स्टैंड लेते हैं, जो अपने स्टांस पर खड़े होते हैं, उनका क्या हाल होता है वो भी हम देख चुके हैं। हम लोगों को वैसे भी थोड़ा बहुत कहा जाता था कि आप सोशल मीडिया पर थोड़ा लो की रहे हैं, आप इस तरह से इंगेज नहीं करें कि कोई बहस हो रही है या उस चीज का हिस्सा थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपने चैनल को और चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखा करें। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने बड़ा थोड़ा काम किया, बहुत जल्दी मीडिया छोड़ दिया। अगर होती तो ऑब्वियसली वहां पर जरूर मैं कंटिन्यू करती कुछ ना। जर्नलिज्म को सबसे ज्यादा चैलेंज है वो है जिस किस्म की पाबंदियों का सामना है। पीका एक्ट बहुत बहुत बड़ी एक सख्त चीज है मीडिया के लिए। आप सबसे पहले अपने आप को एक मर्द समझें कि आप अपने आप को लड़की समझेंगी तो यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको लड़की भी नहीं एक शिकार समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना शाह और आप देख रहे हैं मीडिया स्प्रिंग। देर की वजह ये हुई कि 2018 के बाद मैंने एक ब्रेक ली और वो ब्रेक लंबी होती गई और ब्रेक को तकरीबन 6 साल लग गए। और कुछ मैं मसरूफ भी थी बच्चों की वजह से, कुछ मेरी अपनी लेजीनेस भी थी, और कुछ जब मैंने कहा कि अब टाइम है तो तब आप मसरूफ थे। तो आई थिंक ये डिले होता गया, लेकिन फाइनली वी आर हियर। और तकरीबन 6 साल बाद फाइनली इंटरव्यू हो रहा है। जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी एजुकेशन, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह, तब मेरा जो ज्यादा रुझान था वो लॉ की तरफ था और मेरा एडमिशन भी हो गया लॉ में। और आई थिंक शायद मैं शुरू भी कर देती, लेकिन जब मैंने विजिट किया पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट का, तो फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाएगा। और मैं उस जमाने में जैसा कि टीनेजर्स या फिर टीनेजर्स तो नहीं, खैर उससे थोड़े बड़े ही होते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लेकिन मैं उस टाइम इतनी सीरियस नहीं थी चीजों को लेकर। मैं थोड़ा इजी गोइंग थी और थोड़ा फन लविंग ज्यादा थी। तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई जर्नलिज्म, और शायद उसमें बहुत मजा भी आएगा क्योंकि मेरी सिस्टर भी वहां से पढ़ चुकी थी। और फादर की वजह से, क्योंकि हमने सारी जिंदगी मीडिया का एक बहुत सुनहरा रुख भी देखा था।
तो इसने सोचा कि लेट्स ट्राई इट, शायद दिल लग जाए। और उस टाइम तक आपको पता है आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं खुद को और अपनी लाइफ चॉइसेस को, आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि कौन सी चीज ऐसी होगी जो लॉन्ग टर्म में साथ चलेगी, या फिर ऐसी चीज जो आपको कमिटेड रखेगी। वरना अक्सर लोग होते हैं जो कभी कोई चीज पसंद आ गई तो कभी किसी तरफ चले गए, तो आई वॉज लाइक दैट। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन वीपी थे जियो के। उन्होंने मुझे कहा, मेरे फादर के रेफरेंस से ऑब्वियसली आई मेट हिम, और उन्होंने मुझे कहा कि आप रबी लेवल की एक ट्रांसमिशन करें जियो के लिए। तो आई डिड इट, और जब वो मैंने की वो रिकॉर्डेड शोज थे, लेकिन वो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे लगा कि हाँ आई कैन डू समथिंग ऑन एयर। और खैर उसके बाद मैं क्योंकि पढ़ रही थी तो पढ़ाई की तरफ ही ध्यान था, दूसरी तरफ गया नहीं। लेकिन फिर जब दुनिया टीवी में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की प्रोडक्शन में, तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप ऑन एयर आए, और प्रोडक्शन में आप क्या करेंगी, ऑन एयर विल बी मोर सूटेबल और ये वो। तो जब मैंने फिर स्टार्ट किया, उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी ही न्यूज एंकरिंग की, और कोई ऐसी ऑप्शन उस वक्त अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने जस्ट गोइंग विद द फ्लो वो चीज स्टार्ट कर दी। और वो वहां पर बहुत चैलेंजिंग भी लगी मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का आता है जब आप सीरियस होते हैं, जब आपको पता चलता है कि लाइफ में चैलेंजेस हैं। क्योंकि वहाँ का कल्चर या फिर वहाँ के वर्क एथिक या फिर ओवरऑल जो इन्वायरमेंट थी वो काफी स्ट्रेसफुल थी, काफी प्रेशराइजिंग थी। एक तो सारे सीनियर्स थे, आई वाज आई थिंक द मोस्ट जूनियर पर्सन जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। और फिर वैसे भी आई थिंक आपने शायद सुना हो कि लाहौर का जो कल्चर है मीडिया का, वो जरा डिफरेंट है कराची की निस्बत। वो उतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जरूर है। वहाँ पर फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है, वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। और वहां पर आपको जो मीडिया का रुख दिखाया जाता है वो, आई डोंट नो ये स्टार्टर्स के लिए होता है क्या होता है, लेकिन वो कुछ और होता है। और उस टाइम तक तो ऑनेस्टली मैं खुद भी इस बात में कंफ्यूज थी कि मुझे ये चीज आगे प्रोलॉन्ग करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जो अभी हालात और जो जिस किस्म की इन्वायरमेंट और एम्बियंस मेरे इर्द गिर्द है, क्या मैं इसमें सस्टेन कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन लकीली बहुत जल्दी मैं जियो पहुंच गई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, फाइनली आई कैन ब्रीथ एंड आई कैन कॉल दिस ऑफिस माय होम। तो दैट वाज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। आई थिंक ये 2012 या 13 की बात है। बस एक रबियो लेवल के वो सेगमेंट्स थे जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, उसमें से एक ट्रांसमिशन वो भी थी। उसमें बहुत अच्छे इंटरव्यूज थे, जैसे कि ताहिरुल कादरी का इंटरव्यू था, एहसन इकबाल थे, मेरे अपने फादर का इंटरव्यू था, उसमें बाबर अवान का इंटरव्यू था, अबरारुल हक, इस तरह से बहुत से लोग थे, नॉन लोग थे। पर वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट थी, तो मेरे अपनी फैमिली का भी यही था कि तुमने भी पढ़ाई पे ध्यान देना है, खुद भी यही था। कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग या कोई ऐसा पैशन नहीं था अभी काम का, बस यही था कि आई वाज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस के हाँ कौन सी चीज अच्छी लगती है, कहाँ मजा आता है, कौन सी चीज समझ आती है। और वो फिर जब समझ आना शुरू हुई तो फिर पता चला कि नहीं, आई कैन डू इट, और दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू। जब आप ऑन स्क्रीन होते हैं तब आपको जिस तरह से आई थिंक ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, मुझे अंदाजा नहीं था इन चीजों का। और ये इस बात का अंदाजा मुझे ऑब्वियसली लाहौर में हुआ व्हेन आई वाज इन दुनिया टीवी। ऑल्दो मेरे अपने फादर वहां पर भी थे उस टाइम पे, और काफी सीनियर पोस्ट पर भी थे, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह से मुझे कुछ लोग थे वहां की मैनेजमेंट में जो पता नहीं फेवरेटिज्म होगा या पॉलिटिक्स होगी, लेकिन मुझे एहसास दिलाया जाता था कि आई डोंट इवन लुक गुड ऑन स्क्रीन, मेरी आवाज नहीं अच्छी और मेरा काम नहीं अच्छा, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, और मुझे खबर भी पढ़नी नहीं आ रही। ऐसी चीजें मेरे लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि बचपन से आप घर में लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं, आपने सुना होता है कि हाँ यू वेरी क्यूट, यू वेरी प्रिटी, और ये दिस एंड दैट, दुनिया ने आपका दिमाग खराब किया होता है, कुछ घर वालों ने भी। जब मैं दुनिया टीवी में थी और मुझे बार बार ये कहा गया कि यू डोंट लुक गुड ऑन स्क्रीन, ऑनेस्टली दैट वाज वेरी शैटरिंग फॉर मी। आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि आई केप्ट ऑन डूइंग के कोई बात नहीं, बुरी भी लग रही हूँ लेकिन आई डू, काम है, यही समझ आ रहा है फिलहाल, आगे जाके देखी जाएगी कि अगर आई एम नॉट मेंट फॉर दिस थिंग तो नहीं सही। लेकिन उसके बाद शॉकिंगली ये हुआ कि ऑन स्क्रीन आना शुरू हुई, और कमेंट्स ऐसे मिलना शुरू हो गए कि बहुत अच्छी आ रही है, स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही है। मैं फिर भी हैरान थी कि अगर इतनी अच्छी स्क्रीन आ रही है तो पता नहीं ऑफिस में क्यों मेरा काम उस तरह पसंद नहीं किया जा रहा। मे बी आई एम जूनियर, सीनियर्स हैं, माहौल है, पता नहीं, शायद ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैं जियो गई
ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड कि वहां पर मुझे वाकई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हालांकि मैं सच कहूंगी कि मैं उस टाइम बाकी जितनी भी एंकर्स वहां पर थे सबसे जूनियर थी, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे से ज्यादा सीनियर लोग मौजूद थे, बहुत खूबसूरत लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और फिर यही कहा जाने लगा कि नहीं स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही है, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं उस वक्त कंफ्यूजन में थी कि पता नहीं ये ऑनेस्टली यही रिस्पॉन्स है या अब ठीक है या पहले गलत था, क्या था। आपको कुछ अंदाजा भी थोड़े अरसे बाद होता है मीडिया में रहने के बाद, लोगों का, पॉलिटिक्स का, फेवरेटिज्म और इन चीजों का। शुरू में आपको लगता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, अगर कोई कह रहा है तो शायद ठीक कह रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि लाहौर में क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की तो कमी है, तो वो आपको ही कंफ्यूज कर देते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो आपके स्क्रीन, आपका चेहरा, आपकी, दे कैन ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिफाई, और वो हर एक चीज पे आपको बुरा भी कह सकते हैं। ये बात मुझे बाद में पता चली। हाँ, जियो जाके मुझे लगता है कि जितनी मेहनत पहले की थी, जितना स्ट्रिक्ट माहौल देखा था एंड ऑल, वो सब पीछे रह गया था। एक बहुत अच्छा मोमेंट था। एक तो आपका मीडिया में जितने भी लोग हैं जियो या जंग में काम करे, एक ऑनर की बात होती है, एक डेस्टिनेशन जरूर बन जाता है जियो एक टाइम पे। और उसके बाद अगर आपने वहां पर काम कर लिया तो आपको खुद भी अंदाजा होता है कि यहाँ पर कितना डिफरेंट कल्चर है, प्रोफेशनलिज्म भी है और सिखाया जाता है। तो मैं तो समझूंगी कि मुझे फिर जो अगेन सारा कुछ सिखाया गया वो जियो ने था। जियो की प्रोडक्शन टीम इतनी अच्छी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी, आप पे ट्रस्ट करने वाले लोग, फिर कॉलीग्स बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस था ना, आई वुड अगेन से कि जियो मुझे ऑनेस्टली ऐसे लगने लगा था जैसे मेरा अपना घर है। क्योंकि आप कराची जब शिफ्ट होते हैं लाहौर से, तो वैसे ही कराची के बारे में बहुत सी बातें हैं कि शायद पता नहीं वहां पर क्या हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत हैं, सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वैसा मुझे ऑनेस्टली कभी भी फेस नहीं करना पड़ा। मुझे जितना मिला है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव हर चीज मिली है कराची की। और जियो के लिए तो मेरे लिए बस यही वर्ड है कि जियो वाज लाइक माय होम। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसी टाइम पे आपने किसी एक ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी की थी, तो अगर स्क्रीन अच्छी नहीं आ रही थी तो मॉडलिंग के ऑफर, उस तजर्बे के बारे में थोड़ा सा अगर बताना। मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि आपने बचपन से सुना होता है अपने घर वालों से, दोस्तों से, लोगों से, दुनिया आपका दिमाग खराब कर रही होती है कि हाँ यू लुक वेरी गुड, और आपको मॉडलिंग की भी ऑफर आ रही है, आपको डिफरेंट लोग अप्रोच कर रहे होते हैं कि जी आप ये शूट कर लें, आप ये काम कर लें, आप वो चीज कर लें। तो आपको ये गलत फहमी जरूर होती है कि हाँ मैं कैमरे पर अच्छी आती हूँ, आई हैव अ कैमरा फ्रेंडली फेस, या फिर आवाज भी अच्छी है। और आप यकीन करें, मुझे दुनिया टीवी में मैंने 2 साल काम किया और मैं अपनी आवाज पर ही काम करती रहती थी कि मुझे मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरी आवाज ठीक नहीं है, मुझे ये सुनने को मिलता था। जब मैं जियो गई तो फिर मुझे कहा गया कि आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। और मैं इस बात पे इतनी हैरान और इतनी कंफ्यूज थी काफी अरसे तक कि आवाज कैसे अच्छी आ सकती है, मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है। फिर जब स्क्रीन का भी कहा गया कि स्क्रीन अच्छी आ रही है, तब भी मैं हैरान थी कि भाई मेरी स्क्रीन कैसे अच्छी हो सकती है। क्योंकि दुनिया टीवी में तो मैंने ये भी फेस किया था कि अगर न्यूज स्टार्ट कर ही ली है फाइनली, आई थिंक कुछ 6 महीने तक मैंने वहां पर न्यूज की ट्रेनिंग ली। और मुझसे मेरे बाद में आने वाले लोग जो थे उन्हें भी ऑन एयर कर दिया जाता था, मुझे बिठा दिया जाता था कि आपको ऑन एयर नहीं करना, आपकी स्क्रीन अच्छी नहीं है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, डोंट लुक गुड ऑन कैमरा, एक्सेट्रा। और मैं इस चीज पर थी कि हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं ऑल। फिर जब वही चीज मेरी वहां पर कंप्लीटली डिफरेंट हुई जियो में जाके, तो मैं ऑनेस्टली उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। मुझे पता चला कि नहीं, थिंग्स आर फाइन, और या तो मैंने इतनी मेहनत कर ली है, या तो मैं इतनी ग्रूमिंग कर ली है कि अब चीजें ठीक हो गई हैं, या फिर चीजें शुरू से ठीक थी, मुझे ही कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगेन आपके लिए जो चीज बनी होती है, आपने वहां पहुंचना होता है, आपका जो रिस्क लिखा होता है वो होके रहना होता है। फिर लोग आपको कितना भी पुल बैक करें या फिर लेग पुलिंग और ये चीजों फिर मैटर नहीं करती। तो आई थिंक वट एवर हैपेंस फॉर अ रीजन। शायद ट्रेनिंग हो गई अच्छी, शायद उस टाइम तक मजबूत हो गए, ढीठ बन गए। तो जियो जाके मैंने अगेन कहा ना कि वो लगा कि यार ये तो जन्नत है, कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ तो कोई बेइज्जती नहीं हो रही, यहाँ पे तो कुछ डांट अगर कह भी देते थे किसी बात पे कि ये ठीक नहीं किया, तो वो महसूस ही नहीं होता था कि इतनी तमीज से, इतने प्यार से समझाया जा रहा है। जो बड़े हैं या कोई सीनियर एंकर्स हैं वो कोई बात कह रहे हैं तो हाँ ये तो बहुत अच्छी पते की बात बता रहे हैं, तो ये तो हाँ कर लेनी चाहिए। तो और शिफ्ट लगती थी उसमें, जिस शिफ्ट में बुला रहे हैं हाँ जरूर आ जाते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि शौक भी था।
और फिर उसमें वो स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा दिया जाने लगा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है, स्क्रीन अच्छी है तो स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, आवाज अच्छी है तो सुनी जा रही है, तो वेल एंड गुड। बिल्कुल थे। अगर मैं कहूँ कि ऑन ऑन स्क्रीन कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने इंस्पायर किया, तो थे, बहुत से लोग थे। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक भी बंदे का नाम लें और आप कहेंगे नहीं इसको देखकर मैं एंकर बनी, ऐसा नहीं था। मैंने आपको बताया मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि अभी उस टाइम तक आई वाज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड मी, और कि क्या करना है क्या नहीं करना वो इतना सीरियस नहीं थी। लेकिन हाँ, जब न्यूज स्टार्ट की, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो फिर अंदाजा हुआ कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, और ये काफी एक मुश्किल काम है, ये कोई इतना इजी काम है नहीं। तो फिर जो सीनियर्स थे उनको देखना शुरू किया, बहुत से लोग अच्छे लगे, जियो पे बहुत से लोग थे जो मुझे बड़ा अच्छे लगते थे, इंस्पायर करते थे, लेकिन सोचा नहीं था कि कभी जाके आप इन्हीं के साथ बुलेटिन कर रहे होंगे, आप इनके साथ खबरें पढ़ रहे होंगे। वो मेरे लिए आई थिंक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था कि ऐसा भी हो गया। लोग जो इंस्पायर करते थे, या फिर जो लोग जिन्होंने साथ दिया, दुनिया टीवी में एक ईपी थे सुहेब साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा आई थिंक मुझे हेल्प आउट किया, सपोर्ट किया ड्यूरिंग दैट टाइम, जबकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैनेजमेंट को तो खैर मैं यही सुनती थी कि जी पसंद नहीं है नॉल, या फिर जो उनसे भी सीनियर बैठे होते थे वो साफ कह देते थे जी आपकी स्क्रीन अच्छी नहीं आ रही। फिर उनकी मैनेजमेंट कुछ चेंज हुई, तो एक समी हुसैन वो आए, आई थिंक वो उस टाइम बोल से आए थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उस्मान साहब होते हैं नियो में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो उस टाइम डायरेक्टर न्यूज आए थे, उन्होंने ऑन एयर मुझे किया था। तो ये लोग थे जिनके बारे में मैं अभी तक क्या मैं याद रखूंगी हमेशा, कि इन्होंने मुझे उस टाइम में ऑन एयर किया, सपोर्ट किया, मेंटर किया, और सारा कॉन्फिडेंस बहाल किया कि नहीं एवरीथिंग इज गुड, जो भी हो रहा है यू डोंट नो, तुम अभी बच्ची हो, यहाँ पर ये चीजें चलती रहती हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ ना, कराची जाके मुझे पता चला कि इतना ज्यादा फर्क है लाहौर की इंडस्ट्री और कराची की इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म का, कि वहां पर बैठ के आप बैठे हुए और कमेंट्स पास कर रहे हैं, यू डोंट रियलाइज कि अगले इंसान के कॉन्फिडेंस पे या उसकी नेचर पे या उसकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ा है। लेकिन आपको क्योंकि आदत है कुछ भी कह देने की, तो चीजें हो जाती हैं। लेकिन कराची में खैर थैंकफुली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वुड अगेन से कि जियो हैज द बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट टीम, बेस्ट प्रोडक्शन, ओवरऑल जो माहौल है वहां का, ऑनेस्टली कुडोस, कि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। मैंने लाहौर में जितना भी काम किया वो एक्सपीरियंस मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना पॉजिटिव निकल सकता है। जब मैंने ज्वाइन किया था जियो, तो मैंने आपको बताया ना दुनिया टीवी की वजह से ये एक्सपीरियंस था कि शायद मैं जूनियर हूँ तो मुझ पर उतना कॉन्फिडेंस किया ही नहीं जाएगा, ट्रस्ट मुझे कि मुझे कोई लाइव ट्रांसमिशन में बिठाया जाता है, क्योंकि वहां तो हम दूसरे दिन सुनते थे कि जी अब आप नाइट शिफ्ट में आ जाएं, अब आप अगले दिन डे शिफ्ट में आ जाएं, अगले दिन आप सिर्फ एक सेगमेंट कर लें, कुछ इस किस्म की चीजें चलती रहती थी। तो जब मैंने जियो स्टार्ट किया, तो क्योंकि बहुत से एंकर्स उस वक्त उनके छोड़कर जा चुके थे, कोई लाहौर चला गया, कोई कहीं, राबिया ने, आई थिंक राबिया आनम ने उस टाइम पे न्यूज छोड़ दी थी, इस तरह से जगह बनती जा रही थी। थोड़े अरसे बाद आयशा खालिद ने न्यूज छोड़ दी, तो वो वहां पर पोजीशन बनती गई, कोई ना कोई ये बुलेटिन कर लें, ये कर लें, तो वो चीजें मेरे लिए वैसे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो इतना ट्रस्ट भी कर रहे हैं, फिर आपको ऑन स्क्रीन टाइम भी ज्यादा मिल रहा है। फिर जब ये इतनी ज्यादा हैपनिंग्स हो रही है न्यूज की, कोई ट्रांसमिशन आ रही है, आसमा जहांगीर साहिबा का इंतकाल हो गया, उसमें 2018 के इलेक्शंस आ गए, पैनामा का पूरा हो गया, मियाँ साहब नाअहल हो गए, इस किस्म की बहुत बड़ी चीजें आ रही थी। तो वो क्योंकि अगेन मैंने जैसा कि कहा कि लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन था, वहां पर जाके पता चला कि इस तरह से पहले तैयारी की जाती है, फिर उसके बाद ये प्रेजेंटेशन होती है, और किस तरह से आपको जो पूरा न्यूज रूम है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। क्योंकि हमें तो यही लगता था कि बस एक एंकर को बिठा दिया जाता है और उसके बाद आपने ये संभालना है वो संभालना है, इस तरह से हेल्प नहीं की जाती, आप पे आ जाती है हर चीज। लेकिन इन जियो में दे वो वेरी हेल्पफुल। तो और फिर हम जो देखते थे मोहम्मद जुनेद को ट्रांसमिशन करते हुए, या वजी सानी को, या जितने भी हमारे सीनियर थे, आयशा खालिद थी, इस तरह बहुत बेहतरीन ट्रांसमिशन हुआ करती थी। और फिर जब आपको मौका दिया जाता है, पता चलता है कि जी आपकी शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा दिन है और इस दिन आपने आधा दिन कवर करना है, ये करना है, तो वो एक बहुत अच्छा, वैसे ही आपके लिए आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ आई हैव टू डू इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप पर आती है, फिर आपको करनी होती है, और उसके लिए फिर यूर मोर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मोर, कि हाँ आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट, बिकॉज मैंने जिनकी लेगेसी फॉलो करनी है, या फिर जो लोग बाद में भी कंटिन्यू करने वाले हैं,
वो बहुत बड़े फुटस्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं। तो वो बहुत अच्छा होता था और फिर वहां पर इस चीज का चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज्यादा था कि आपने प्रिपरेशन कैसी की है, क्या किया, और उसमें वो आपको बता दिया जाता था कि ये दिन आ रहा है तो आपने इसकी ये तैयारी करनी है, और ये पेपर्स हैं, आप इनसे पढ़िए, आप ऑनलाइन ये चीज देखिए। वो जब आपको गाइडेंस मिल जाती है तो आपको पता होता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको कवर करना है। अदरवाइज तो वो न्यूज एंकर्स को क्लूलेस छोड़ दिया जाता है कि आपने बुलेटिन पढ़ना है, ट्रांसमिशन आएगी, उसमें ये क्वेश्चंस करने एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और 2018 के इलेक्शन आपको पता है, बहरहाल पाकिस्तान के मकबूल तरीन इलेक्शन थे। और क्योंकि जो सिलेक्शन हुई फिर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत बेहतरीन रही, और उसमें देखने वाले लोग बड़े इंटरेस्टेड थे। उसके बाद से अभी जो रिसेंट हुआ लास्ट ईयर, वो बड़ा एक डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया पॉलिटिकली भी, लेकिन उस टाइम पे बड़ा एक जबरदस्त माहौल था, क्योंकि मीडिया में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, पॉलिटिकल शिफ्ट बहुत बड़ा था, बहुत से नए ऐलानात किए गए, बहुत सी नई चीजें थी। तो वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का होता था कि ये मंसूबा इसका ऐलान किया जा रहा है, अब नया पनागाहों का था, लंगर खाने और ये चीजें उस वक्त पर आई थी। तो वो ओवरऑल बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस भी रहा, बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा, और बड़ा हैपनिंग होता था। मतलब बुलेटिन हम कम करते थे, ट्रांसमिशन ज्यादा होती थी, ब्रेकिंग न्यूज हर वक्त होती थी, आम स्टोरी पढ़ी नहीं जाती थी, लेकिन कभी होती भी थी तो उसमें एंजॉयमेंट ही चल रही होती थी, क्योंकि आप फिर इतने यूज टू हो जाते हैं ब्रेकिंग न्यूज और ट्रांसमिशन पे कि आप खुद भी उसमें ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अच्छा, मिस तो करते हैं, हमेशा करते हैं, क्योंकि आपने बहरहाल एक लाइफस्टाइल गुजारा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक 9 to 5 जॉब की है। मीडिया पूरा एक लाइफस्टाइल होता है, आपकी हर चीज कंज्यूम हो रही होती है उसमें, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके बाल, आपकी स्किन, आपका मेकअप, यू हैव टू ड्रेस अप, और आपको एक पूरा अपना आप रूटीन के मुताबिक लेकर चलना है, आपको हर एक चीज उसके मुताबिक करनी है। तो वो लाइफ आप हमेशा आई थिंक मिस करते हैं। वो जो एड्रेनालिन इफेक्ट होता है वो कभी भी आपके दिमाग से निकल नहीं सकता जब आप ऑन स्क्रीन बैठते हैं और आप कैमरे को फेस करते हैं। लेकिन उसके बाद आई थिंक जो हालात हो गए मीडिया के, पहले कोविड आ गया और कोविड के बाद भी पॉलिटिकल सिचुएशन भी इस तरह से शिफ्ट की है, फिर अब पीका एक्ट एंड ऑल दैट, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रुझान हो गया पाकिस्तान में। उस वक्त नहीं था, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही ज्यादा फोकस था। उसके बाद से सिचुएशन जिस तरह से खराब भी हुई है, या फिर आई वुड से कि डिफिकल्ट हुई है जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए, तो आई थिंक मिस तो करते हैं, लेकिन उस वक्त इंसान शुक्र भी अदा करता है कि ठीक है, सही वक्त पर सही फैसला किया। अगर वहां पर बैठे होते तो पता नहीं इस वक्त हमें भी क्या फेस करना पड़ता, किस किस्म की पाबंदियों का सामना होता, किस किस्म की सख्तियां होती, और ओवरऑल भी क्या सिचुएशन बनती। तो ठीक है, अल्लाह ताला ने जिस वक्त जहां पर लेकर जाना होता है, अगेन आपका रिस्क लिखा है, आपने जाना है, तो आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल के आप जहां पर बैठे हैं बेहतर बैठे हैं। जितना टाइम वहां पर गुजारा वो भी बेहतरीन गुजारा। और ऑफर की जहां तक बात की आपने, एक दो ऑफर्स आई मुझे, एक दो लोगों ने अप्रोच किया और पूछा भी कि अगर कोई प्लान है पाकिस्तान आने का तो फिर ये ऑफर है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने याद रखा, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान आने का, उस तरह से शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं, तो मैं कर नहीं सकती थी। एज अ न्यूज एंकर आपको वही पॉलिसी फॉलो करनी होती है जो कि आपका न्यूज चैनल फॉलो कर रहा है। और न्यूज चैनल जितने भी हैं पाकिस्तान में, वो तो आई थिंक अब सबको ही पता है, वो कोई ना कोई पॉलिसी जरूर फॉलो कर रहे होते हैं। जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज चेंज होती हैं, आपको उसके मुताबिक फॉलो करना ही पड़ता है। और एज ए न्यूज एंकर आप अपना ओपिनियन दे नहीं सकते। अगर आप अपना ओपिनियन देने लगे किसी ट्रांसमिशन में, जरूर आपकी क्वेश्चन से या फिर आपकी तलखी से या नरमी से अंदाजा जरूर हो सकता है कि आपकी एफिलिएशन किस तरफ है, लेकिन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर भी आप अपनी बहुत ज्यादा लाइकनेस है या डिसलाइक है वो शो नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली पता भी चलता है कि आप का इंक्लिनेशन किस तरफ है। और दूसरा, अक्सर चैनल्स ये बात पसंद नहीं करते, इस बात से रोका भी जाता है। तो बाकी जो चैनल की पॉलिसी है, आई थिंक आप वहां पर उन्हीं को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप एक प्रोग्राम एंकर तो है नहीं, तो आप उससे ज्यादा अपना ओपिनियन देना भी नहीं चाहिए। न्यूज एंकर के तौर पर आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप जो न्यूज एंकर को प्रेजेंट करें, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं आप उसको कवर करें, उसको बेहतर तरीके से आवाम के सामने पहुंचाएं, आप अपना आप एक इन अ वेल वे दुनिया को प्रेजेंट कर सकें। बाकी जो ओपिनियंस हैं
वो आपके अपने होते हैं, वो अब किसी भी इंसान के पर्सनल हो सकते हैं। उसमें तो आई थिंक मैंने जहां तक नोट किया है, मुझे लगता था कि मेरी इंक्लिनेशन जिस तरफ है चैनल की, अगर उस तरफ नहीं भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं मीडिया में जो अपनी अफिलिएशन भी उसी को शो कराते हैं जहां पर चैनल का रुझान ज्यादा है। ये भी एक बड़ा कल्चर होता है कि ऑफिस में या फिर जो भी मीडिया चैनल में आप काम कर रहे हैं, अगर वो प्रो सम पार्टी है तो वो एंकर भी शो कराएगा कि हाँ वी आर विद दिस पार्टी, वी आर एंटी दैट पर्सन, वी आर एंटी दैट पार्टी। ये बहुत ज्यादा चीज होती है। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट रियली मैटर। उससे आप कुछ आपके बॉसेस या कुछ ना कलीग्स या कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन कोई इतना ज्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल फर्क यही पड़ता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और आपका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, बजाय इसके कि आप फॉलो करते फिरें कि जी बॉसेस इसको पसंद कर रहे हैं तो फिर मैं भी उसका फैन हूँ, सीनियर्स इसको पसंद कर रहे हैं तो मैं इसका फैन हूँ। लेकिन ऐसा कल्चर बहरहाल है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है चैनल्स में। आई थिंक ये बैलेंस करना तो खैर चैनल्स पे डिपेंड करता है। आप एज अ न्यूज पर्सन या फिर एज अ एंकर या फिर जो भी आप हैं, आप एक हद तक ही इस चीज पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बैलेंस की अगर बात करें तो अगेन ब्रेकिंग न्यूज का कल्चर हो गया या फिर उसमें कौन सी सनसनी वाली खबर आ रही है, वो तो खैर चैनल्स में कंपटीशन है। और अब वो ज्यादा जरूरत बन गया वक्त की, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया। अब आपके हर एक सेकंड एक नई ट्वीट आ रही है, एक नई वीडियो आ रही है, एक नई चीज आ रही है जिसमें आप चाहकर भी लोगों को उस तरह एंगेज नहीं रख सकते। तो आई थिंक फॉर दिस पर्पस के मेन स्ट्रीम मीडिया प्रीमेच्योर डेथ का शिकार ना हो जाए, जो कि आई थिंक हो भी रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया। अगर सजाएं दी भी जाती हैं तो वो भी किसी ना किसी फेवरेटिज्म या फिर किसी ना किसी और इंतकामी कार्रवाई का जरूर निशाना बन जाता है कोई बंदा। लेकिन उसमें जो फिल्टर होना चाहिए उसका कभी भी ध्यान उस तरह नहीं रखा गया। इसलिए जरूरत बन गया है ताकि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो कोलैप्स ना हो जाए, लोग जो है बेरोजगार ना हो जाए, उनको जवाब ना देना पड़े। फिर जाहिर है वो भी चैनल मालकान पे और इंतजामिया पे आता है कि जी आपने इतने बंदे निकाल लिए। लेकिन अगर आप रेटिंग के पीछे नहीं भागेंगे तो आप कैसे कॉप अप करेंगे आजकल के इतने फास्ट जमाने में। और अगर आप उनके पीछे भागेंगे तो फिर जाहिर है आप उसमें फेक न्यूज प्रोपेगेंडा और वो चीजें भी कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो अगर आप एथिकली या मॉरली इस चीज को करना चाहें कि बैलेंस किया जाए या फिर इस तरह किया जाए, तो फिर मीडिया बंद हो जाएगा ना। आपके कितने चैनल्स ऐसे बंद हो जाएंगे जो चैनल स्टैंड लेते हैं, जो अपने स्टांस पर खड़े होते हैं, उनका क्या हाल होता है वो भी हम देख चुके हैं। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने लोगों के पेट भरने हैं, अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देनी है, तो आपके पास और कोई ऑप्शंस बचती नहीं है। इसलिए यहाँ पर राइट या रॉन्ग का तस्वुर ही खत्म हो चुका है। उसमें हमारे पास यही ऑप्शन बचती है कि बस जो चल रहा है चलने दिया जाए, जिस तरह का भी मामले हैं उसी को फॉलो किया जाए। क्योंकि अगर एक चैनल स्टैंड लेगा और जो 15 या 20 चैनल स्टैंड लेने को तैयार ही नहीं है, वो उसी रेटिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो यूल डाई। तो आई थिंक इस चीज का हमारे माशरे में तो एटलीस्ट कोई जगह नहीं है। अच्छा, उदास तो अल्लाह का शुक्र है किसी काम ने नहीं किया, क्योंकि जैसे आपने बोला बहुत से एंकर्स हैं जिनके लिए एपीएस अटैक जो था वो बहुत एक ट्रोमैटिक किस्म की मेमोरी थी। मैंने क्योंकि वो कवर ही नहीं किया, मैंने उसके बाद न्यूज स्टार्ट की, तो शुक्र है कि मेरे हिस्से में तो ऐसी कोई तकलीफ चीज नहीं आई। अच्छी मेमोरीज हैं। 2018 की ट्रांसमिशन थी इलेक्शन की, वो बहुत अच्छी थी। पैनेमा का जो सारा जमाना था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। और उसमें क्योंकि जाहिर है जितने भी आपके सीनियर मोस्ट एंकर्स होते हैं, हामिद मीर हो जाए या फिर सलीम साफी हो जाए, शाहजेब खानजादा हो जाए, वो सब लोग हिस्सा होते थे स्टूडियो का, उनके साथ ट्रांसमिशन वगैरह करने का मौका मिलता था। सोहेल बड़ाइच थे तो उनसे सवाल करते थे। फिर क्रिकेट की भी ट्रांसमिशन, वो तो खैर क्रिकेट के जितने एंकर्स थे वही करते थे, लेकिन फिर भी वो न्यूज का हिस्सा हो जाती थी, तो वहां पर हमें मिलने का मौका मिलता था। शोएब अख्तर, वसीम अकरम वगैरह सब जियो से ट्रांसमिशन कर रहे होते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऐसी मेमोरी है नहीं। जितनी भी है वो अच्छी मेमोरी है। जो शुरू का वक्त था मैंने आपको बताया लाहौर से गुजरा, सख्त था वो माहौल वगैरह का, लेकिन बाकी जो जर्नी है वो बहुत हसीन है। और उसी की वजह से आई थिंक मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुमने बाहर जाके क्यों नहीं जॉब की या फिर मीडिया नहीं ज्वाइन किया एंड ऑल दैट, के
आई थिंक जियो में रह के वो इतना आपको घर घर जैसा माहौल और फैमिली वाला जो एक पूरा सेटअप मिलता है, उसके बाद कहीं पे काम करना, जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ना उतना फ्रीडम कहीं मिलता है, ना उतना ट्रस्ट कोई आप पर करता है, या फिर शायद आपका एक कंफर्ट जोन ऐसा बन जाता है कि आप अगर एक ऑफिस को अपना घर कह सकते हैं, तो उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप फिर से एक माइंडसेट के साथ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड और कंट्री, यहाँ पर आप दोबारा से काम करें जहाँ का सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा यही था कि खैर जॉब करूंगी, स्टार्ट करूंगी, लेकिन कोविड हैपेंड हियर और यहाँ पर 2 साल का इतना सख्त लॉकडाउन था कि वहां पर आप इमेजिन नहीं कर सकते थे किसी भी किस्म की जॉब स्टार्ट करना या करियर स्टार्ट करना। फिर खैर मेरे अपने बच्चे हो गए, और यहाँ पर तो खैर आपको उस किस्म का सपोर्ट या नहीं मिलता पाकिस्तान की तरह इन टर्म्स ऑफ स्टाफ एंड सर्विसेज कि आप वहां पर बच्चों को छोड़ा और आप काम करने चले गए, तो आपको तो पूरा टाइम देना पड़ता है। और बच्चे अब मेरे इतने छोटे हैं कि अब मैं उन्हें जाहिर है कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकती, लेकिन थैंकफुली उनके अब नर्सरी और स्कूल वाला सिस्टम शुरू हो गया, तो अब आई हैव दैट टाइम टू डू समथिंग ऑन माई ओन। लेकिन उसमें फिर अगेन मैं बहुत लेजी हूँ, यहाँ पे बहुत ठंड होती है मेरे लिए वो ट्रेन में जाना आना और वो सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा मेरा जो हस्बैंड है उसने मुझे बहुत ज्यादा आई थिंक खराब किया है कि वो मुझे बहुत ज्यादा इस चीज से डराता रहता है कि तुम बहुत लेजी हो तुम 1 घंटा ट्रैवल नहीं कर सकती, तुम इतनी लेजी हो कि तुम इस तरह जाना आना और सुबह इतने बजे उठना तुम कैसे करोगी। तो वो फिर मुझसे उस चीज से वाकिफ होता है कि चलो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, देखी जाएगी, जब कभी मौका मिला तो कर लेंगे। अच्छा, जिस वक्त मैं थी 2014 में मैंने स्टार्ट किया, 2015 16 17 वो क्योंकि आपने खुद ही कहा कि एक स्टार्ट था, राइज था। अभी उस तरह से 2018 तक उस तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। 2018 के बाद आई थिंक 2020 के बाद या 20 के बाद भी नहीं, खैर अभी जो 19-20 के बाद से जो बूम आया एकदम सोशल मीडिया का, क्योंकि कोविड का टाइम था, लोग बहुत ज्यादा बाउंड हो गए थे घर में, चैनल्स वगैरह को भी फेस करना पड़ा कोविड। आई थिंक वो जमाना ज्यादा पाकिस्तान में पीक पर गया सोशल मीडिया के हवाले से, टिकटॉक और वो जो सारी चीजों का। तो वो जो बूम था वो मैंने देखा ही नहीं पाकिस्तान में, मैं उस वक्त बाहर आ गई थी, तो मेरे पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ सोशल मीडिया का। हम लोगों को वैसे भी थोड़ा बहुत कहा जाता था कि आप सोशल मीडिया पर थोड़ा लो की रहे हैं, आप इस तरह से इंगेज नहीं करें कि कोई बहस हो रही है या उस चीज का हिस्सा थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपने चैनल को और चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखा करें। और आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज थी उस जमाने में, एक डिसेंसी के साथ, एक ग्रेस के साथ आप अपने आप को या अपने जो भी चैनल है या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो खैर मैं देखती हूँ कि टिकटॉक भी बन रहे होते हैं, डांसेस भी कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें हो रही होती है, कभी कभी देख कर दिल भी करता है कि हाँ हम भी करें, फिर याद आता है कि नहीं अब एज नहीं रही, अब बच्चे नहीं रहे, अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन आजकल के बच्चे कर रहे होते हैं। और हैरत की बात है कि कोई इतना लग नहीं रहा होता कि उनके ऑर्गेनाइजेशन या चैनल या किसी को कोई बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, वन हैज टू डू समथिंग। आपका कोई ना कोई साथ अगर साइड इनकम के लिए ऐसा करें या फन के लिए भी करें, तो आई एम नोबडी टू जज या से समथिंग, ठीक है, अच्छा है, मजा आ रहा है, उनको देख के हमें भी मजा आता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा गलत है। ऐसा लगता है कि न्यूज एंकर का इतना ही काम है, लेकिन जितना आप पर प्रेशर होता है, अगर आपने सीधी खबर पढ़नी हो तो आपको कान में 50 लोगों की आवाज सुननी है और उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ऐसा करने की फिर क्या जरूरत थी? आप रिकॉर्डेड एक खबरनामा चला देते और सब कुछ ठीक चलता। आपको पूरी ट्रांसमिशन कैरी करनी पड़ती है, अगर आप ट्रांसमिशन में नहीं है तो भी खबरनामे के बीच में इतनी ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है। और अब तो कितने सालों से पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज का ही टाइम चल रहा है। अब आपको एक सुकून या तसल्ली वाला खबरनामा नहीं देख सकते जिसमें बुलेटिन की 40-50 खबरें ही चलती रहे, सुबह से लेकर रात तक वही चलती रहे, हर सेकंड एक नई खबर आती है। और वो खबर पढ़ने के लिए आपके पास अक्सर वन लाइनर होता है, और कई दफा आपके पास वन लाइनर भी नहीं होता, आपको वो खबर उसी वक्त कान में सुना दी जाती है, और आपको कई एंगल्स के साथ, कई जावियों के साथ उसी खबर को घुमा कर बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने पड़ते हैं, उसमें अपनी रिसर्च ऐड करनी पड़ती है। अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आपको ज्यादा मोहतात होना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट हैपनिंग्स का, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका, दुनिया भर का रुझान है उन चीजों का। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, आपको स्क्रीन की सेंस होनी चाहिए, आपको एक एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए। ठीक है, आप एक मेल एंकर हैं
तो आपको 4-5 कलर्स की ऑप्शन है, लेकिन अगर आप फीमेल एंकर हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज स्क्रीन पर अच्छी लगेगी, आपकी आवाज की पिच क्या होनी चाहिए, आप के बैठने का एंगल क्या होना चाहिए, आपको कौन सी चीज आप पर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आपका इतना कंटेंट होना चाहिए। आप एक बिल्कुल डम शख्सियत के तौर पर नहीं बैठ सकते कि बस आपने 4 खबरें पढ़ी और दैट्स इट। आपको बहरहाल अप टू डेट होना ही पड़ता है, और एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आपने खबरें पढ़ी और आप घर जाकर एक मूवी देख रहे हैं, नहीं, आपको घर जाकर भी फॉलो अप करना पड़ता है कि मैंने कैसा किया, जो मेरे बाद लोग बैठे हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट हैपनिंग चल रही है उसमें क्या चल रहा है, कौन सी चीज मैंने मिस की है या कौन सी चीज मुझे कल काम आएगी। तो ये चीजें चलती रहती हैं, और बैक ऑफ द माइंड आप इतने ज्यादा उस चीज में कंज्यूम्ड होते हैं कि देखने वाले को तो ऐसे लगेगा आपने खबरें पढ़ी हैं और आप बस चलते बने हैं, लेकिन आपको पता है कि आप उसी खबर या उसी खबरनामे के इर्द गिर्द आपकी पूरी जिंदगी गुजर रही है। आप कोई शादी अटेंड नहीं कर सकते, आप अपने शहर नहीं जा सकते, आप ईद मनाने घर नहीं जा सकते, अगर आप घर पर ही मौजूद हैं तब भी हो सकता है आपकी ड्यूटी लगी हो, आप कोई बर्थडे कोई इवेंट कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो ऐसा है नहीं जैसा लगता है। अब ये तो जो बेचारे एंगर्स बैठे होते हैं उनको पता होता है कि वो किस कदर एक सख्त महाज पर बैठे हैं और कितनी उनकी सख्त लाइफ है, और स्पेशली अगर आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं जो तकरीबन ऑलमोस्ट हर एंकर्स को फेस करनी पड़ जाती है किसी ना किसी टाइम पर, इनिशियली और लेटर ऑन। वो बहुत सख्त होती है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट उसको कहते हैं, मैंने भी की है और वो वाकई में बड़ी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। तो मैं तो समझती हूँ जो एंकर्स नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं वो तो वैसे ही सल्यूट के हकदार हैं। ये तो देखिए आप पर खुद पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी कोई न्यूज पर्सनालिटी नहीं भी हैं, अगर आप कोई सेलिब्रिटी नहीं भी हैं, आप एक आम इंसान है, जैसे अब देखिए मैं 6 साल से तो मीडिया में नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर खैर चल रही है प्रोफाइल और ये चीजें चलती रहती हैं। अब अगर मैं उन कमेंट्स को लेना शुरू कर दूं अपनी जात के ऊपर और मैं हावी कर लूं खुद पर, तो मैं तो अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में फिर वही आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का अगर इंटरव्यू देखेंगे तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास अक्सर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स होते हैं आप हमारे फीचर्स वैसे बना दें। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप लोगों की पसंद के मुताबिक हर वक्त अपने आप को नहीं मोल्ड कर सकते। आपकी बॉडी, आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका कंटेंट, आपकी थिंकिंग उस तरह से नहीं हो सकती जो लोग चाहते हैं। आपको अपनी एक पर्सनालिटी लेकर चलना होता है। हाँ, मैं ये जरूर समझती हूँ कि वक्त के साथ साथ आपको अप टू डेट होना चाहिए हर लिहाज से। आपको ग्रूम करना चाहिए अपने आप को, नॉट जस्ट अपीयरेंस वाइज बट मेंटली एज वेल। आपको चीजें लर्न करनी चाहिए, अनलर्न करनी चाहिए। आपको एक्सपोजर जब बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी कल्चरल चीजें हमारी सोसाइटी में या हमारे जहनों में एम्बेडेड हैं, जिनको अब चेंज होने की जरूरत है। जो हमें सिखाया गया उसमें हर चीज दुरुस्त नहीं थी, बहुत सी चीजें गलत भी थी। तो जो चीजें सही हैं उनको लेकर चलें, जो चीजें गलत थी आप उनको पीछे छोड़कर चलें। स्क्रूटनी की आपने बात की कि जो पब्लिक पर्सनालिटी है उनको स्क्रूटनी का ज्यादा सामना होता है, तो उनको साथ साथ आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी मिलता है, उनको साथ साथ वो चीजें इग्नोर करने की भी सीख मिलती है। जब आप कैमरे को फेस कर रहे होते हैं तो कैमरे के इर्द गिर्द जो पीछे 10-12 लोग आपके फिर रहे होते हैं, या आपके आईएफपी आपके कान में लगी, आपके कान में जो 50 लोगों की आवाज आ रही है, एट सर्टेन पॉइंट आपको वो भी इग्नोर करना होता है। तो आई थिंक जब ये चीजें आप सीख सकते हैं तो आपको अपना मेंटल जो कैपेसिटी है उसको इस तरह से वायर करना चाहिए कि आप लोगों के कमेंट्स को या स्क्रूटनी को भी किसी टाइम पर इग्नोर कर सके, या फिर ओवरलुक कर सके, लेट गो कर सके कि ठीक है, जवानी हमेशा नहीं रहती, आप खूबसूरत हमेशा नहीं रहते, आपका कंटेंट पसंदीदा हमेशा नहीं रहता, आपकी आवाज अच्छी हमेशा नहीं रहती, लोगों को आपको बातें जो है वो हमेशा पसंद नहीं रहती। इस तरह से ये चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, उनकी पसंद बदलती है, लेकिन आप कितना बदल सकते हैं ये आप पर है। अगर आप बदल सकते हैं तो फिर आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है कि आप बस हर एक की पसंद के मुताबिक बदलते रहें, पीपल प्लीजर बन जाएं। अगर आपने एक अपना एक सॉलिड स्टांस रखना है, अपनी पर्सनालिटी रखनी है, तो फिर आपको कुछ ढिठाई का भी मुजाहरा करना पड़ेगा। जैसे अब मेरे बच्चे हुए तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी तुम बहुत मोटी हो गई हो, पतली हो जाओ, पहले जैसी पतली हो जाओ। जब पहले पतली थी तो बहुत लोग कहते थे कि बहुत पतली हो, थोड़ी मोटी हो जाओ। तो पीपल आर नेवर हैप्पी। और अगर उस टाइम पे मैं अपने ऊपर ये हावी कर लूं कि हाँ ऐसा है वैसा नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, लाइफ है, एज है, चीजें बदलेंगी और बदलना होगा, और ये जो सारा चेंज है इसको एक्सेप्ट करने का ही नाम लाइफ है।
मुझे आज तक ये एहसास नहीं हुआ। ऐसा जरूर था कि कराची में कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मॉल में या मार्केट में जाते हुए कोई कह देता था कि आपको देखा है, आप न्यूज में आती हैं, आप वो हैं एंड ऑल। अक्सर लोग नाम पे मिक्स कर जाते हैं। अब और बड़ा एक इनोसेंस सा होता है लोगों का तज्जिया आपके बारे में कि क्या आप वो वाली एंकर है ना, आप वो वाली है। कि वो उनका आपका नाम याद भी होता है कई दफा नहीं भी होता। वो किसी भी टाइम पे किसी भी इंसान का नाम लेके बोल देते हैं क्या आप वो हैं। तो वो बड़ा फनी और बड़ा क्यूट से इंसिडेंट्स होते थे। लेकिन हाँ, आई थिंक उस टाइम पर जाके थोड़ा सा हुआ था फील के हाँ, अब थोड़े कुछ लोगों को आपकी पहचान है और उनको याद रहता है आपका फेस। लेकिन ऐसा मुझे खैर कभी भी नहीं हुआ कि मैं फेमस हुई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने बड़ा थोड़ा काम किया, बहुत जल्दी मीडिया छोड़ दिया। अगर होती तो ऑब्वियसली वहां पर जरूर मैं कंटिन्यू करती, कुछ ना कुछ करती रहती। लेकिन बस लाइफ हैड अदर प्लान्स तो फिर चले गए। एक्टिंग की कभी भी नहीं हुई ऑफर, लेकिन हाँ मॉडलिंग की हुई। मॉडलिंग की मैंने कुछ असाइनमेंट्स की। एक आधी आई थिंक अपने पेज पर भी की होंगी पोस्ट, बाकी कुछ नहीं की। लेकिन बस वो कुछ आई थिंक आपको फैमिली वैल्यूज का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि मॉडलिंग में आप जितना भी ख्याल कर लें, आप जितना भी एहतियात कर लें, लेकिन ऑब्वियसली आपको फॉलो करनी पड़ती है इंस्ट्रक्शंस कि आप इस तरह के कपड़े पहने जी, इस किस्म का पोज होना चाहिए। तो वो ऑब्वियसली आई वाज़न्ट वेरी कंफर्टेबल। और फिर आप न्यूज वगैरह का हिस्सा हो तो आई थिंक आपको वैसे भी ग्रेस और डिसेंसी रखनी चाहिए। और ना भी हो उसके बाद भी तो तब भी आई वुड से कि हाँ, अगर एक कायदे में रहकर कोई चीज की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। चांस मिला तो किया है। और आगे कई दफा अपॉर्चुनिटीज मिली तो वो मैं कर नहीं पाई। अब जैसे बताया मैंने कि बच्चों की वजह से बहुत मसरूफियत हो जाती है। तो कई चीजों में मैं वहां पर स्ट्रक होती हूँ, और जब नहीं होती जब फ्री भी होती हूँ तो फिर मैं जरा वैसे एक लेजी इंसान हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है अपना मी टाइम और अपना कुछ पढ़ने का, कोई आर्टिकल्स, कोई बुक, कोई सीजन देखने का, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखने का। तो आई इंजॉय अ लॉट। तो मेरा अक्सर ध्यान ही नहीं जाता कि आई शुड डू समथिंग, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। वो होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं अकेलापन, या फिर बैठे हैं अगर सुकून से तो वो उसमें भी बहुत खुश हैं। तो मैं थोड़ी उस किस्म की इंसान हूँ कि थोड़ा दरवेशाना मैंने रखा हुआ है अपना माहौल, कि बस ठीक है, अल्लाह तवक्कुल जो चल रही है सो चल रही है, सुकून है बस काफी है, खाना मिल रहा है बहुत है। तो मुझे वो रेस का हिस्सा कभी बनना भी नहीं था। बन गए थे तो अच्छा था, उस टाइम पे दौड़ा भी है। लेकिन अब ठीक है, जब से चल रही है जैसी उस तरह की बेहतरीन चल रही है। ये मेरी शादी ही वजह थी सिर्फ मीडिया छोड़ने की। मेरे फादर की उस टाइम पे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं। मैं छोटी थी घर में, तो उनको बहुत था कि बस अब तुम कराची में अकेली हो, और हमें बहुत फिक्र होती क्योंकि मेरी फैमिली ऑब्वियसली पूरी लाहौर में थी। तो बस वो आप पता है कुछ लोग होते हैं वही अच्छी औलाद और वो बनने का शौक होता है। तो बस मैंने उस टाइम पे मुकम्मल सरेंडर किया पेरेंट्स के आगे कि ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं वैसे करते हैं। और उन्होंने बड़ी जल्दी शादी कर दी, क्योंकि आई थॉट कि अभी टाइम देंगे, अभी मुझे कोई साल 2 साल 3 साल मिलेंगे और वो फिर आराम से पूर्ण से हो जाएगी। लेकिन उनकी बस ख्वाहिश थी कि बस फौरी तौर पर शादी कर दी जाए। वो शादी हो गई। निकाह के बाद भी खैर मैं करती रही न्यूज, लेकिन 2-3 महीने हुए वो फिर दूल्हे को भी जल्दी हो गई शादी की, कि बस शादी हो जानी चाहिए। तो वो शादी बड़ी जल्दी हो गई। और वो फिर हो गई तो आई थिंक शादी के चौथे पांचवें दिन आई वाज इन लंदन। और वो फिर मैं आ गई तो फिर जाहिर है मैंने आपको बताया कि उस टाइम में मेरा माइंड था भी कि कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करूं, और एक आधी जगह पर मेरी हो भी गई। लेकिन उस टाइम मीडिया का इस तरह नहीं रहा था ऑन स्क्रीन या किसी ऐसी चीज का। मैगजीन का मेरा था माइंड में कि हाँ, मैं मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में स्टार्ट करूं एंड ऑल। और लर्निंग प्रोसेस हो जो यहाँ का है सब कुछ, वो चीजें सीखी जाए। लेकिन फिर वो कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया। कोविड के बाद फिर मेरे बच्चे हो गए 2। अभी मेरी छोटी बेटी बिल्कुल 1 साल की है, बड़ी बेटी 4.5 साल की है। यहाँ पे स्कूल थोड़ा सा डिले के साथ स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू बर्थ मंथ्स एंड ऑल। आप तो रह चुके हैं, तो उसकी वजह से मेरी फिर मसरूफियत ऐसी हो गई। लेकिन मीडिया मैंने वैसे छोड़ना नहीं था अगर शादी ना हुई होती। अगर मैं पाकिस्तान होती तो मुझे पता है मैं वहीं पर होती। चैनल जितने ज्यादा आते जा रहे हैं, कंपटीशन उतना ज्यादा आता जा रहा है, और उतने ज्यादा लोगों को चांस दिया जा रहा है, जो एक तरह से तो अच्छी बात भी है। लेकिन एक तरह से कम इतनी अच्छी बात भी नहीं है कि जो फिल्टर होते थे वो उस तरह से नहीं रहे। जो आई थिंक स्टैंडर्ड्स होते थे वो तमाम उस तरह से अब पूरे नहीं हो पाते।
कई चीजें थी जो आपको लर्निंग का हिस्सा थी बेसिक, वो अब आई थिंक मुझे तो नजर नहीं आती, या शायद हम उस तरह से फॉलो भी नहीं करते। अगेन सोशल मीडिया आ गया तो आप सोशल मीडिया पर बिजी हो जाते हैं। आपको अगर कोई खबर देखनी है तो यू कैन ऑलवेज ओपन ट्विटर या यूट्यूब, और आपको पता चल सकता है। अब आपको बैठ कर टीवी लगाकर एक पूरा बुलेटिन सुनने की जरूरत नहीं होती, अब पूरा प्रोग्राम आप नहीं देख पाते, आपको उसके क्लिप्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो आई थिंक पॉलिटिक्स की वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है। फिर ये जो आपने पहले कहा कि क्या नाम है, रेटिंग के चक्कर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, एक वो भी चीज हो गई। और फिर लोग इतने ज्यादा आ गए मीडिया में, एक पूरा आई थिंक बैच था जो पहले हमारे वक्त में पढ़ता था, ग्रेजुएशन के बाद वो सोचता था कि मैंने लेक्चरशिप करनी है, मैंने मीडिया में आना है, मैंने प्रोडक्शन में जाना है, या मैंने ऑन स्क्रीन आना है। उस तरह से बड़े कम लोग थे जो आते थे, लेकिन अब आई थिंक बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को चांस मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फिर अगेन वो जो एक पूरा प्रोसेस से गुजरना होता था, और उसके बाद बड़े गिने चुने लोग होते थे जिनको आप देख के कहते थे कि हाँ ये एक परफेक्ट मीडिया फेस है, और इसकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है, स्क्रीन पर आप देखकर इम्प्रेस होते थे और बड़े इंस्पायर्ड होते थे। आई थिंक वो चीज उतनी नहीं रही। और वो जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो गए, कोई चैनल स्टार्ट कर लिया, किसी ने कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, तो आप उस तरह से किसी एक चैनल पे सब लोगों को इकट्ठा आप देख नहीं पाते। तो फिर अब आप ऑब्वियसली एक टाइम पे वो जो आई थिंक उस जमाने में जो फैन फॉलोइंग थी, या एक वो स्टारडम मिलने लगा था एंकर्स वगैरह को, मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि वो चीज उस तरह मीडिया में रही नहीं है। मे बी अ गुड थिंग, मे बी अ बैड थिंग। जो थे उनके लिए तो ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। पैसे की आई थिंक जो भागदौड़ है वो ज्यादा हो गई है। और वो जो फेम वाला चक्कर था ना, वो मुझे नजर नहीं आता। मतलब सोशल मीडिया पर तो देखेंगे तो मिलियंस में फैंस हैं और सब कुछ है, लेकिन अगर आप वैसे देखा जाए कि हाँ क्या ये एक कैमरा फ्रेंडली फेस है, क्या फिर इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्या इसका बोलने का अंदाज मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है, क्या इसकी आवाज सुनकर मुझे कानों में कुछ हो रहा है, तो आई थिंक वैसा नहीं होता। खबर से कनेक्टेड तो मैं रहती हूँ, क्योंकि वजह ये है कि एक दफा आपका लाइफस्टाइल इस सब का हिस्सा बन जाए, फिर आप जितना भी चाहें आप इस सब को छोड़ नहीं सकते। और अगेन अगर छोड़ भी दें तो आई थिंक एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट आप में पैदा हो जाती है अप टू डेट रहने की, या फिर अगेन मैंने कहा कि ग्रूम करने की खुद को मेंटली, और वो चीज आपके अंदर से नहीं निकलती और निकलनी भी नहीं चाहिए। हमेशा बेहतर से बेहतर सोचना समझना एक इंसान की जिंदगी का मकसद होना चाहिए। एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज है। बाहर जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं, मीडिया को छोड़ते हैं, एक नई कंट्री में जाते हैं, तो ये एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक्सपोजर आप में ये चीज फिर पैदा भी करता है। आई थिंक यहाँ पर यूके में मैंने लोगों को देखा है, लोग बहुत अप टू डेट रहते हैं, उन्हें चीजों का पता होता है, और वो इस चीज को पसंद भी करते हैं कि आप में भी ये चीज है, आपको पता है अपनी सराउंडिंग्स का। चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें तो वहां का पता होना चाहिए। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो खैर पूरी दुनिया के एक तरह से हिस्सा है अभी भी, मीडिया का भी, और टॉक ऑफ द टाउन है। तो मैं अप टू डेट तो जरूर रहती हूँ। मैं यही कहूंगी कि उस तरह से कोई स्पेसिफिक चैनल या प्रोग्राम ऑब्वियसली अब नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ सोशल मीडिया की वजह से एक बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अप टू डेट रहते हैं। फिर मेरे तो फादर क्योंकि मीडिया में है, तो मेरी उनसे बात होती है तो ज्यादातर हम यही बातें करते हैं, और हम बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज को। तो वो चीज बड़ी एक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। और आई थिंक मेंटली भी आपको ये चीज शार्प करती है। आपका जो पहले ओपिनियन था आपको अब समझ आती है कि आप वाकई में आप एक तालाब के मेंढक थे, और आप उस लिमिट से ज्यादा सोच नहीं पाते। बाहर आके आपको पता चलता है कि स्काई इज द लिमिट। यहाँ पर आप जितना भी सोचें, या जितनी भी बेहतरी, या जितनी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में चीजें चेंज हो सकती हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को अगर आप उससे कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होता है कि नहीं बहुत ज्यादा मार्जिन है चीजों का। और फिर आपको बहुत सी चीजों की समझ भी आती है कि नहीं ऐसी हो सकती थी, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, अगर ये डिसीजन लिया तो उस तरह है। तो आई थिंक वो विद टाइम पॉलिश हुई है इस बारे में थिंकिंग, और ज्यादा से ज्यादा सोचना समझना इस चीजों पे शुरू किया। उस जमाने में तो शायद काम के लिए कर लेते थे कि जी आज ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब वो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त के साथ साथ समझ बेहतर आना शुरू हुई है। आई थिंक अभी जो जर्नलिज्म को सबसे ज्यादा चैलेंज है वो है
गवर्नमेंट की तरफ से जिस किस्म की पाबंदियों का सामना है, पीका एक्ट बहुत बहुत बड़ी एक सख्त चीज है मीडिया के लिए। और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, और मैं अपनी बात करूंगी तो मैंने क्योंकि बचपन से मीडिया को देखा है अपनी फैमिली की वजह से। मैंने बहुत यंग एज में अगेन कर लिया था ज्वाइन भी, मुझे इस वजह से अंदाजा है चीजों का, तो इस किस्म की सख्ती कभी देखने में नहीं आई। अब वो सख्ती देखने में आई है, और सिर्फ सख्ती नहीं है, मीडिया में रहते हुए अगर आप सोच नहीं सकते और जो आप सोच रहे हैं वो कह नहीं सकते, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो यूर हाफ डेड। आपके लिए खुद भी आपका एम्बिशन मर जाता है, और आप जब वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो देखने के लिए, देखने वाला जो है आपको, उसके अभी जो आधा मकसद है वो वही खत्म हो जाता है, उसका इंटरेस्ट ही वहां पर खत्म हो जाता है। तो जब आप इंगेज नहीं कर पाएंगे ऑडियंस को, आप वो जो फैक्ट्स हैं या जो चीजें हैं जिस तरह लोग देखना चाहते हैं उस तरह दिखा नहीं पाएंगे, जो चीज पॉपुलर है उसके बारे में बात नहीं कर सकते, या उस चीज को दिखाया नहीं जा सकता, तो ये बहुत बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मीडिया के लिए। सोशल मीडिया के टाइम पर जब वो चीज उनके पास अवेलेबल आ जाती है सोशल मीडिया पे, तो वो जाहिर है चैनल के बारे में यही बात करते हैं कि जी चैनल्स तो पता नहीं कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, चैनल बिक गया है, और ये गवर्नमेंट फंडेड चैनल है, ये फलानी पार्टी को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है एंड ऑल दैट। तो ये बड़ी तकलीफ से हो चुकी हैं आई थिंक मीडिया वालों के लिए, और मीडिया वालों के साथ एम्प्लॉयज के लिए भी, क्योंकि जाहिर है जब इस किस्म की स्क्रूटनी का सामना है, इस किस्म की पाबंदी का सामना है, रिस्ट्रिक्शन इतनी सख्त है, तो फिर वो लोग भी कहाँ जाएं। और अगर वो अपना चैनल चलाने के लिए कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जो कि मॉरली गलत है, तो अगेन अब राइट या रॉन्ग वाला तो कोई तस्वुर रहा नहीं है, क्योंकि अब पेट भरें या फिर अब सही या गलत का तयन करें। हालात इस कदर सख्त है पाकिस्तान में, सिचुएशन इतनी ऑड है कि आप जज नहीं कर सकते, अगर आप जज करेंगे तो आप भी गुनाहगारों में शरीक होंगे। सबसे पहली एडवाइस मैं वो दूंगी जो मुझे दी थी मेरे मेंटोर्स ने, कि आप सबसे पहले अपने आप को एक मर्द समझें, कि आप अपने आप को लड़की समझेंगी तो यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको लड़की भी नहीं एक शिकार समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैन अप, और ये चीज अपने जहन से निकाल दें कि ये मैं एक लड़की हूँ और मुझे फलाना देख रहा है या फलाना क्या कहेगा। आप अपने काम पर फोकस करें, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करें, अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाएं और इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाएं कि जैसे हम लड़कियां बात बात पे रो पड़ती हैं। इनिशियली ऐसा होता भी है कि किसी ने ये कह दिया तो आंसू आ गए, हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, गिव अप एंड ऑल दैट। देयर इज नो वे, you should never give up until or unless there are circumstances जो आप कर ही नहीं सकते, इनएविटेबल हैं। आपको बस ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि मुझे काम करना है, मुझे जाना है, और अब करना ही है तो खुशी के साथ करें, बेहतरी के साथ करें, अपने आप को बेहतर करें, और जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्रूम करेंगे हर लिहाज से, तो देर इज नो वे कि कोई आपको पुल बैक कर सके और आपका रास्ता रोक सके। आपको चांसेस मिलते हैं, मेहनत का सिला हर हालत में मिलता है, और सबसे बड़ी बात होती है दुआ, तो अपने लिए दुआ करें और अल्लाह ताला हमेशा सुनता है। मीडिया स्प्रिंग के बारे में मेरे ख्यालात ये हैं कि आई थिंक 2014 या 15 में मेरी मीडिया स्प्रिंग ने मुझे मैसेज करने शुरू किए इंस्टाग्राम पर, और आई वाज न्यू उस टाइम पर, आई थिंक कुछ 6 7 8 हजार फॉलोइंग होगी, कोई इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। और मुझे इनिशियली लगा कि, और क्योंकि आपका पेज भी उस टाइम पर आई थिंक नया था, तो मुझे लगा कि जस्ट रैंडम पेजेस, काफी ज्यादा पेजेस के मैसेजेस आते हैं और वो कहते थे कि जी आपकी ये पिक्चर है क्या हम शेयर कर सकते हैं, और ये ड्रेस कहाँ का है, या फिर आप अपना क्लिप शेयर कर दें एंड ऑल दैट। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मीडिया स्प्रिंग इतना आगे जाएगा, और मीडिया स्प्रिंग के जो करता धरता है वो इतनी एक जबरदस्त पर्सनालिटी है, जो इतने ज्यादा काम करते हैं, जो इतने जीनियस एक मास्टरमाइंड बैठे, मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन खैर मेरी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आपसे मिली और मेरी आपसे बात हुई, और मैंने आपसे बहुत सीखा। आई थिंक आपने मुझे बताया कि किस तरह से अगर आप किसी रील में या फिर आप किसी क्लिप में आप खुद आएंगे तो उसकी व्यूशिप्स बढ़ती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अदरवाइज आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम अगर सीखा तो काफी हद तक अजलान से सीखा। तो थैंक यू सो मच। और मीडिया स्प्रिंग हैज ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव, मेरी पिक्चर्स या फिर क्लिप्स एंड ऑल दैट हमेशा आपने शेयर की है, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू। जी प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, रिपोस्ट कीजिए, और मीडिया स्प्रिंग के पेज को सब्सक्राइब कीजिए।